हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सरकारी अध्यापक पर एक और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ जो कि हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं। आज सीडीपी का पेपर 2 का हम जो पेपर कर रहे हैं उसके हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 15 क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किए हैं, आगे के 15 क्वेश्चन हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 2 जो होता है 6 to 8 के लिए उसका सीडीपी का पेपर कर रहे हैं। और आप सभी इस बात से आपको अवेयर होना ज़रूरी है कि पेपर 1 के सीडीपी के लेवल में और पेपर 2 के सीडीपी के लेवल में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी डिफरेंस होता है, लेवल थोड़ा अप होता है। और ये डिफरेंस आप अगर दोनों पेपर देने जा रहे हैं या खासकर पेपर 2 देने जा रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और पेपर 1 वालों के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि अगर आप हाई लेवल क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हो तो फिर डेफिनेटली आप जो पेपर 1 वाले क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से कर पाओगे, या उनमें भी अगर लेवल हाई कर दिया जाए तो उनको भी टैकल कर पाओगे। तो मकसद यही है कि पेपर 1 हो या पेपर 2, हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया जाए, और ख़ासकर वो पेपर जो ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम के लिए चल रही होगी। तो अगर पहली बार तो आप सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाए। हर शाम 6 बजे, शाम को 6 PM पर वीडियो अपलोड कर दी जाती है सरकारी अध्यापक चैनल पर, तो आप उसको ज़रूर अपडेट रहिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, अब ये बात थी सेशन के बारे में। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन के बीच में कोई बातें नहीं होंगी, सिर्फ डिस्कशन होगा, एक हेल्दी डिस्कशन होगा रिलेटेड टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपकी अटेंशन ज़्यादा चाहिए होगी सीडीपी पेपर 2 के क्वेश्चन को समझने के लिए, पेडागोजी को समझने के लिए, तो अपना पूरा कंसंट्रेशन आप यहाँ पर रखिएगा। तो 16 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, 15 हम पहले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैसी क्लास है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, समावेशी शिक्षा है, समावेशी कक्षा है जिसमें हर तरह के बच्चे, मतलब हर तरह के बच्चे, हर ज़रूरत के बच्चे, जिनको कम ज़रूरत है पढ़ने की ज़्यादा है, जिनको कम समझ आता है, जिनको बहुत अच्छा समझ आता है, हर तरह के बच्चे कक्षा में होते हैं, उसको समावेशी कक्षा कहा जाता है। तो उस कक्षा में जो विशेष योग्यता वाले बच्चे होंगे, स्पेशल नीड वाले बच्चे होंगे, स्पेशल एबल लर्नर, उनको अगर टीचर को कुछ बताना हो, संबोधित करना हो, तो वो कैसे करेगा स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए। पहला ऑप्शन है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करेंगे और अभ्यास और रटने पर बल देंगे। रटना, किसी भी ऑप्शन को सही नहीं करना आपको, रटने वाले को। दूसरा, विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करेंगे। थर्ड है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देंगे। चौथा है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करेंगे। तो आप इसका आंसर आराम से निकाल पाएंगे। कोई भी पॉजिटिव आपको अगर दिख जाए ऑप्शन तो वही आपका राइट आंसर होता है। पहले में रटने पर बल दे रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। गृह कार्य ज़्यादा देना, नकल करने पे दबाव डालना, रॉन्ग है। ठीक है, सभी को एक ही तरह का निर्देश आप नहीं दे सकते, क्योंकि जब समावेशी कक्षा है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वो कहता है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों को जाने, कमज़ोर पक्षों को जाने और उनके विश्लेषण करने के आधार पर आप उन्हें विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को उनमें विकसित करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। 17 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है। सृजनात्मक बच्चों का मतलब होता है इनकरेज, ठीक है, सॉरी, क्रिएटिव। सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव होते हैं, जो जिन बच्चों को किसी को काम करने के लिए बहुत क्या होती है, उत्सुकता होती है, और वो किसी एक काम को कई तरीक़ों से करने की एक उत्सुकता रखते हैं, क्रिएटिविटी रखते हैं। ठीक है, तो उस तरह के बच्चों को शिक्षिका कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। पहला है अपसारी चिंतन पर बल देकर, कन्वर्जेंट थिंकिंग पर बल देकर। दूसरा है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। थर्ड है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व देकर। फोर्थ है विद्यार्थी को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। तो हतोत्साहित वाला तो आप कोई सा भी ऑप्शन जो है कंसीडर ही मत करना।
हतोत्साहित वाला तो कोई कंसीडर ही नहीं करोगे आप, तो सेकंड और फोर्थ तो ऐसे ही कट हो जाता है, ठीक है। अब बचता है आपके पास फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट कहता है अपसारी चिंतन पर बल देकर, और थर्ड क्या कहता है, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को मत देकर। देखो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट क्यों नहीं होगा? कोई सृजनात्मक बच्चा है, उसे आप अपसारी चिंतन पर कैसे बल दे सकते हो? अपसारी चिंतन का मतलब आपको पता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है सीमित सोच, कि आपसे कोई पॉइंट पूछा गया उसका आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया, और इसके अपोजिट क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग होता तो ऑप्शन ही सही हो सकता था। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, एक काम को कई तरीक़ों से, कई एंगल से देखना, हर तरह से उसको एनालाइज करना, तो वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन, तो अब सारी चिंतन पर आप नहीं दोगे, सेकंड भी सही नहीं है, फोर्थ नहीं, तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अनेक प्रक्षेपियों पर, मल्टीपल पर्सपेक्टिव पर उसको एनकरेज करोगे और ओरिजिनल आइडियाज़ को अप्रिशिएट भी करोगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विच फैक्टर सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम? सीधा सा सवाल है, ठीक है, कि कक्षा में अगर सार्थक एक मीनिंगफुल लर्निंग करनी है तो उसका पक्ष इनमें से कौन ले रहा है? पहला कहता है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाइए। दूसरा कहता है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ाइए। थर्ड है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मोड का यूज़ करिए। फोर्थ है विषय वस्तु तथा बच्चों की संपूर्ण कुशल क्षेम और अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखिए। तो बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको? आप परीक्षणों की संख्या, एग्ज़ाम्स की संख्या, टेस्ट की संख्या बढ़ाएंगे? नहीं। पुरस्कारों को बढ़ाएंगे? नहीं। लेक्चर मेथड को ही केवल अपनाएंगे? ये भी बात सही नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम, ठीक है। यहाँ पर आप उसको क्या करोगे, ओवरऑल वेलबींग और लर्निंग पर फोकस करोगे। फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी आपने पढ़ी है। समस्या का समाधान सिंपल है, समस्या को जानते हैं फिर उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक इफेक्टिव एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा, ये कह रहा है। पहला है समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान न देना। दूसरा कहता है क्रियात्मक अनियमितता, जिसको फंक्शनल फिक्स्डनेस कहते हैं, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, कि एक मेथड जब से चला आ रहा है उसी पे ध्यान देना। तीसरा है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। और फोर्थ है साधन साध्य विश्लेषण, जिसको मीन्स एंड एनालिसिस कहते हैं, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो यहाँ पर आपको आंसर बहुत इजीली मिल जा रहे हैं, ठीक है। पहले पर तो वैसे ही इसने बोल दिया कि ध्यान ही ना देना समस्या के मूल्यांकन पर, गलत। एक वस्तु का एक ही मेथड चला रहा है उसी पे ध्यान देना, गलत। एक ही आयाम में सीमित रहना, ये भी गलत। फोर्थ सही है। डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, आपने देखा है कि हमेशा आपको चीज़ों को कैसे टैकल करना चाहिए, कोई आपका गोल है तो उसको आपको और इजी बनाने के लिए सब गोल्स में तोड़ लेना चाहिए, ठीक है, सब गोल्स उसके कर लेने चाहिए, वही यहाँ पर लिखा है। तो यही बेस्ट मेथड होगा अगर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें स्ट्रैटेजी चाहिए उसके लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा है। शिक्षण अधिगम के लिए, टीचिंग लर्निंग के लिए एक इफ़ेक्टिव एजुकेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है वो नहीं होगी। पहला है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है प्रयोग और पर्यवेक्षण। तीसरा है संवाद और परिचर्चा। और चौथा है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो भाई यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल गया है जो बिल्कुल ही नेगेटिव है। देखो आपको तीन ऑप्शन तो यहाँ पर लग रहे हैं पॉजिटिव, तीनों ऑप्शंस क्या हैं ऊपर वाले, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है। तो जो अलग है वही तो आंसर होता है, क्योंकि एक ही आंसर होता है क्वेश्चन का, जो एक अलग है वही आंसर है। वैसे भी दोहराना, रिपीटिशन करना, रोट लर्निंग करना, रटना, वो आपको इसमें बिल्कुल गलत मानना है, भले ही उसका यूज़ आप करते हो या ना करते हो, लेकिन वो गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिक्षक उनके साथ
कैसा बिहेव करना चाहिए शिक्षक को। पहला है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना चाहिए। दूसरा है पूरी कक्षा के सामने उन्हें डांटना चाहिए। थर्ड है उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानें। और फोर्थ है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट दें। तो इसका आंसर भी आप इजीली कर सकते हो कि आप उनकी समस्या जानो, वो क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, कारण जानने की कोशिश करो और उन्हें समझाओ। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसको आप क्लियरली समझ पा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। संरचनावादी उपागम, जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहा जाता है, वो क्या बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात चल रही है, वो अप्रोच जिसमें डैश ज्ञान की संरचना के लिए ज़रूरी है। एक संरचनावादी अप्रोच में, एक संरचनावादी उपागम में क्या ज़रूरी है ज्ञान की संरचना के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड या फिर यंत्रवत याद करना। रोट मेमोराइजेशन तो आपको कहीं लेना ही नहीं है, दंड तो आपको कहीं देना ही नहीं है। अब बचे दो ऑप्शन ऊपर वाले, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान और कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन। तो संरचनावादी में ज़रूरी होता है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो संरचनावादी उपागम में हमेशा विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थियोरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड डू। बच्चे क्या करते हैं, अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत अपना बना लेते हैं घटनाओं के बारे में, ठीक, अपनी थ्योरीज बना लेते हैं। इस पृष्ठभूमि पर, इस बैकग्राउंड पर टीचर को क्या करना चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती दें, बच्चों के इन विचारों को खारिज करें, बच्चों के विचारों को अनदेखा करें या बच्चों को इन विचारों के लिए डांटें क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 23rd क्वेश्चन का। तो बच्चों के विचारों को आप खारिज भी नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, उन्हें डांट नहीं सकते। सबसे बेस्ट होगा कि आप उनके संवाद के द्वारा, बातों के द्वारा उनकी अवधारणाओं को चुनौती दें कि आप बताइए आप कैसे सही हैं, आपकी अगर ये अवधारणा है इस चीज़ को लेकर तो वो कैसे सही है। उनसे संवाद करेंगे, उनसे डायलॉग करेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। संज्ञान और संवेग दो वर्ड हैं, एक कॉग्निशन है और एक इमोशन है। तो यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगेगी इस क्वेश्चन से, आपके इमोशंस और कॉग्निशन के बीच क्या रिलेशन होता है। एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अलग हैं बिल्कुल। ये एक दिशीय हैं कि संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, हमारे इमोशन कॉग्निटिव को प्रभावित करते हैं। दूसरा है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं। और चौथा है दोनों के बीच एक गतिशील प्रक्रिया जो है इंटरप्ले होता है दोनों के बीच, संज्ञान और संवेग। तो अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। और इसका बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है, द्विदिशीय है। ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, संज्ञान भी और संवेग भी। क्लियर है बात। 4th ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। हमारी पढ़ाई को इनमें से चारों में से क्या क्या प्रभावित करेगा। इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, उसका इंटरेस्ट प्रभावित करेगा, उसका इमोशनल हेल्थ, सामवेगिक स्वास्थ्य अफेक्ट करेगा, उसकी जो शिक्षा शास्त्र की रणनीतियाँ हैं, पेडागॉजिकल स्ट्रैटेजी है, वो अफेक्ट करेगी, या विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अफेक्ट करेगा। बताइए क्या क्या इनमें से अफेक्ट करेगा। तो पढ़ाई में आपकी कितनी रुचि है और कितनी नहीं है, आपको इंटरेस्ट है पढ़ाई में या नहीं, क्या वो आपकी पढ़ाई को प्रभावित नहीं करेगा। बताइए, बिल्कुल करेगा। आपका इमोशनल, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, आप इमोशनली क्या सोच रहे हो क्या नहीं, वो भी आपको अफेक्ट करेगा। आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी भी आपको, और सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी आपको, ये सब प्रभावित करते हैं आपके अधिगम को। ये सारी फैक्टर्स जो हैं प्रभावित करते हैं, अपने जीवन से जोड़कर आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आ रहा होगा। और क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है तो ज़्यादा बातें ना करके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हम आपके साथ रख रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ।
आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और आने वाले समय में कौन से सब्जेक्ट को आप रिवाइज़ अच्छे से करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है? क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कौन सा जो है वो ज्ञान की सार्थक संरचना, कि सही ज्ञान को हम बढ़ाएं उसके एक प्रोसेस में क्या इनमें से इम्पॉर्टेंट है? पहला है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, दूसरा है लगातार अभ्यास, बार बार याद करना, पुरस्कार, दंड, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, प्रबंध, संबंध, क्या है जो भी है। 26 का राइट आंसर इनमें से होगा ऑप्शन नंबर 1। जो सोशल इंटरेक्शन होती है ना, वो हमारे सही ज्ञान को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारा समाज, हमारे समाज में हमारा कितना जो है इंटरप्शन है, कितना हम सामाजिक लोगों से जो है इंटरेक्ट करते हैं, कितना समाज की चीज़ों को समझते हैं, वो हमारे ज्ञान में सबसे अधिक सार्थक हमारे ज्ञान की संरचना करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन और संचालन करना, उसको बोला गया है कि अगर आप इसको पूरा कर पाते हो आपको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, तो वो बार बार करने का निर्णय उसको लेता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है कि पहला, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होगा, या समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करेगा, या पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, या फिर अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करें। यही कि मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे अगर मुझे कोई ट्रॉफी मिलती है, कोई प्राइज़ होता है, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। 4th ऑप्शन आपसे ये कह रहा है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो राइट होगा इसका ऑप्शन नंबर 27 का पहला वाला, अधिगम के प्रति एक भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है। मटीरियलिस्टिक, अब समझ जाओगे ना, मटीरियल, कि हाँ मटीरियल जो है एक उसमें मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग डेवलप हो जाएगा अगर आप किसी से कह रहे हो कि हाँ भाई तुम ये काम करो और तुम्हें इसके लिए प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज़ व्हाट? बाल्यावस्था का क्या है? बाल्यावस्था ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। ये एक बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, या फिर ये कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? देखिए, दुष्ट तो पैदा नहीं होते, उन्हें सभ्य बनाना होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और सब सार्वभौम रूप से समान होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश पर निर्धारित नहीं होते हैं, आनुवांशिकता भी इंक्लूड होती है। तो ऑप्शन बचता है हमारे पास 2, दैट इज़ द राइट आंसर। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, दैट इज़ अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है, ये एक सामाजिक संरचना है बाल्यावस्था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मिडिल चाइल्डहुड के बारे में पूछ रहा है कि क्या विशेषता होती है मिडिल चाइल्डहुड में या फिर मध्य बाल्यावस्था में। पहला है शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होता है। अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। और 4th है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है। खास करके इस तरह के क्वेश्चंस के ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं, बहुत लोग होते हैं, और होना नेचुरल है थोड़ा, है ना, कि लगभग सभी ऑप्शन हमें सही लगते हैं। फिर हम सोचते हैं कि क्या होता है मध्य बाल्यावस्था में। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखना, बच्चे मध्य बाल्यावस्था में लॉजिकली सीखने लगते हैं, है ना। बच्चे जो हैं तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, मूर्त रूप से, है ना। ऐसा होता है कि वो लॉजिक लगाने लगते हैं। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं चीज़ों के पीछे, कंक्रीटली, मूर्त रूप से, उन्हें मतलब उस चीज़ को देख कर, समझ कर उस चीज़ पर रीजनिंग लगाते हैं। तो 3rd ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन है CDP का। परिवार और पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की कैसी एजेंसी है? मनोवैज्ञानिक, प्राथमिक, मध्य और द्वितीयक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैमिली और नेबरहुड क्या प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है, सेकेंडरी है, मिडिल है या साइकोलॉजिकल है? तो क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछा जाता है तो प्राइमरी एजेंसीज़ के बारे में या सेकेंडरी के बारे में। तो जो याद रखिएगा, सबसे पहले हम कहाँ पर आते हैं? दुनिया में आते ही परिवार में आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पास पड़ोस से कनेक्ट होते हैं। तो ये प्राथमिक एजेंसियाँ होती हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है हमारा परिवार और पास पड़ोस में रहकर, और दूसरा कहाँ पर होता है? स्कूल में। ये 2 पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है CDP का 2019 दिसंबर का पेपर 2 का CDP का पोर्शन। और मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अपनी तैयारी लगातार करते रहिए, हम भी लगातार इसी आपके साथ लगे हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा सकें एग्ज़ाम से पहले तक ज़रूर कराएंगे। बाकी आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, वहाँ से उसको कंसीडर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और जाने से पहले जो भी आपके सीटेड वगैरह के ग्रुप्स हैं, केवल उनमें आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।